वो साल था 1988 का, जब पूर्वांचल के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के का नाम एक हत्याकांड से जुड़ जाता है। पुलिस की जांच हुई, कोई सबूत नहीं मिला। इस केस में मुख्तार अंसारी तो बच गया, लेकिन यहीं से पूर्वांचल में सबसे बड़े डॉन के जन्म की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। पहले क्रिकेट बॉल से कहर और फिर बंदूक से बवाल, मुख्तार अंसारी की यही दो पहचान बनी। जिस तेज गेंदबाज को देखकर मैदान में विरोधी कांपने लगते थे, वही मुख्तार अंसारी एक दिन बंदूक की बोली बोलने लगा। यह वक्त का फैसला था, लेकिन इसके बाद से मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा के लिए दहशत की दुनिया से जुड़ गया। इज्जतदार परिवार और अच्छी परवरिश इंसान के जीवन शक्ल को बहुत अच्छे से बनाती है, लेकिन मुख्तार के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके पिता, दादा, भाई और परिवार की अच्छी पहचान थी। राजनीतिक तौर पर एक समृद्ध परिवार का लड़का मुख्तार क्रिकेट की दुनिया में अच्छा कर सकता था, लेकिन हाथ ने क्रिकेट बॉल को छोड़कर बंदूकें थाम ली। क्रिकेट टीम के बदले आपराधिक गैंग काम करने लगा। खौफ की दुनिया तैयार होने लगी। मुख्तार के नाम से लोग कांपने लगे थे। ये मुख्तार ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष बनारस के थे और उनका आज से करीब 25 साल पहले अपहरण किया, और जैसा पता चलता है कि 5 करोड़ लेके भी मार दिया उसने। तो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष का अपहरण करके पैसा लेके मार दिया। पुलिस के एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल जी, उनके ऊपर गोली चलाई इसने। लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो लखनऊ में जेल अधीक्षक सम तिवारी दी थे, उनका राजभवन के सामने मर्डर हुआ, जिसमें ये सब केस चल रहा है। सिपाही पुलिस लाइन में था बनारस के, वहाँ उसको घुस के मारे लोग। तो जो शासन सत्ता से लोहा ले रहा है, सीधे पुलिस को चुनौती दे रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार कितना उसका साम्राज्य था खौफ का। अस्सी के दशक में खौफ की ऐसी दास्तान मुख्तार अंसारी ने लिख दी कि राजनीतिक तौर पर उसकी मजबूती को ना चाहते हुए भी हर कोई स्वीकार करने लगा। हालांकि इस सियासत में उसकी एंट्री 1995 में पहली बार हुई। 1996 में मुख्तार मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन लिया जाता है। एक तो राजनीतिक ताकत, ऊपर से अपराध की दुनिया में बोलबाला। मुख्तार के विरोधी इस बात से परेशान होने लगे। यहीं से गैंगवार की दुनिया की शुरुआत होती है। मुख्तार के रास्ते में आने वालों के बुरे दिन शुरू हुए। एक के बाद एक अपराध कथा से पूर्वांचल रक्त रंजित हो रहा था। पूर्वांचल की राजनीति अब धीरे धीरे बदल रही थी। कॉलेज के दिनों से दुश्मनी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेता जा रहा था। मुख्तार अंसारी पहले से ज्यादा खूंखार हो चला था। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, ये सब उसके लिए चुटकियों का खेल बन गया था। कहा जाता है कि उसके सामने सब बौने पड़ने लगे थे, उसके दुश्मन भी, उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ भी। राजनीति में मुख्तार की एंट्री बहुत फिल्मी थी। सियासत में एंट्री से पहले ही मुख्तार शराब के ठेका से लेकर कोयला, गुंडागर्दी, टैक्स वसूली का काम करता था। जब पूर्वांचल में सरकारी योजनाओं में ठेके को हथियाने की होड़ लगी, तो कई गैंग एक साथ दिखने लगे, लेकिन इन सब में मुख्तार अपनी अलग पहचान चाह रहा था और उसने इस पहचान को बनाने के लिए पूरी कोशिश भी की। पूर्वांचल में राजनीतिक और आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई में प्रशासन का कद कमजोर और बौना होने लगा था। पुलिस भी इस मामले में उलझती जा रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी का कद लगातार बढ़ रहा था। राजनीति में आने से पहले उसने चप्पे चप्पे पर अपने खौफ के पोस्टर चिपका दिए थे। उसके जुर्म की किताब के आगे कोई भी दूसरा पन्ना पलटने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। जनवरी 2004 में 17 जनवरी के आसपास ये सूचना आई, फ़ोन पे सुनाई दिया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये ख़रीदना चाहते हैं। अब बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था
कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, चाहे जो पैसा मांगे वो दो, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि एलएमजी अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, ये उसको भेद देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेद के उसको मार देंगे। तो इस वजह से बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था और फ़ोन में आ रहा था, जो केस डायरी में भी लिखा गया, न्यायालय में गया, कि इस लाइन में देरी नहीं की जाती, इमीडिएट चाहिए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई, डिलीवरी होनी थी। दूसरी तरफ बाकी गैंग में टूट होने लगी थी। गाजीपुर में कुछ फ्रीलांस ठेकेदार सामने आ गए। इस बीच में मुख्तार गैंग और बाकी गैंग में लड़ाई होने लगी, लेकिन मुख्तार पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 से लेकर 2008 तक बनारस से लेकर गाजीपुर, गाजीपुर से लेकर जौनपुर में लगातार अपराध का गढ़ बढ़ रहा था। कहते हैं कि उस दौर में कई छोटे मोटे और भी अपराधी पैदा हुए जो पूर्वांचल के गैंग में शामिल हुए, लेकिन मुख्तार के लिए परेशानी अब बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मुख्तार अंसारी अपना पैर पसार रहा था, उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। पूर्वांचल में पैठ रखने वाले कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच तकरार बहुत जबरदस्त तरीके से होने लगी। राजनीतिक और आपराधिक दोनों तरह से जंग चल रही थी। इस जंग में किसी एक को कीमत चुकानी थी, लेकिन किसे कीमत चुकानी थी ये वक्त को तय करना था, और वो वक्त आया साल 2005 में। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार के लिए मुसीबतें बढ़ गई। सियासी तौर पर भी मुख्तार अंसारी घिरने लगा, लेकिन उसके विरोधी गैंग के लोगों में एक खौफ पैदा हुआ। ये किसी को मालूम नहीं था कि पूर्वांचल के दो बाहुबलियों की जंग का अंत इतना खौफनाक होगा। किसे मालूम था एक समारोह से लौटते हुए कृष्णानंद राय की हत्या से सनसनी मच जाएगी। अपराध की दुनिया में अब तक मुख्तार के नाम से लोग थर थर कांपने लगे थे। अब तक सियासी तौर पर भी बहुत कुछ बदल चुका था। साल 2008 में मुख्तार ने फिर से बीएसपी का साथ पकड़ लिया। मायावती ने इस पर बहुत जोर दिया कि मुख्तार गरीबों का मसीहा है। चुनावों में भी मुख्तार के नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन यह भ्रम भी बहुत जल्द ही टूट गया। आने वाले दिनों में मुख्तार के नाम का सियासी बुलबुला फूटने लगा। लेकिन जैसे ही शाम को ये समझ में आया कि इसमें पोटा लग गया है, तब खलबली मची, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी दोषी सेम उतना ही। अब मुख्तार को लगा मेरा बचना मुश्किल है। आपको याद होगा उस समय मायावती की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी 2003 में, और मुख्तार अंसारी जैसे लोग उनको इसलिए प्रिय थे कि इन लोग विधायकों को डरा धमका के खरीद फरोख्त के, जैसे भी आप समझिए, सरकार चला रहे थे। और मुझे यही कहा गया, जैसे ये पता चला मुलायम सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पे इसको खत्म किया जाए, पोटा को। यही वो वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी के रॉबिन हुड वाली इमेज पर बहुत ज्यादा जोर देना शुरू किया। 2009 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और मुख्तार अंसारी ने बनारस से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में वो मुरली मनोहर जोशी से हार गया, लेकिन कहा जाता है कि ये पूरा चुनाव का खेल उसने जेल में रहते हुए ही संभाल लिया था। जिस दिन गाजीपुर जेल पर छापेमारी हुई, उस दिन कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान जेल के अंदर थी। जेल के अंदर टीवी और ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी। दो 2010 में मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया तो उसने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा कौमी एकता दल। मऊ विधानसभा से उसने 2012 में चुनाव जीता और फिर जो ऐलान किया वो हैरान करने वाला था। मुख्तार ये जानते हुए बनारस से साल 2014 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि वहां से बीजेपी के टिकट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बाद में उसने ये फैसला वापस ले लिया। फिर 2016 में मुख्तार के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सख्ती बरती। मुख्तार को पार्टी से दूर रखा गया। इसके साल भर बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्तार पर शिकंजा कसने का वक्त आ गया।
अपराध के एक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल से पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उसे पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश लाने में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा। कानून का सहारा लिया गया और आखिरकार मुख्तार बांदा जेल में वापस लाया गया। फिलहाल मुख्तार कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। उसके किए कांड का हिसाब किताब कोर्ट में चल रहा है और मुख्तार जेल में बैठकर अपने किए कर्मों पर पछतावा कर रहा है।